मेंबर जो होता है उस कंप्रेशन मेंबर का पीएससी स्ट्रक्चर या पीएससी मेंबर नहीं बनाते हैं। कॉलम की जगह पे कहीं से हम प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर लाके नहीं खड़ा करते हैं। कॉलम साइट पे ही बनता है, कॉलम साइट पे ही कास्ट होता है, चाहे उसके ऊपर रेलगाड़ी चले, चाहे उसके ऊपर बस चले, चाहे उसके ऊपर ट्रक चले। और जो फ्लाईओवर के डेक होते हैं वो फ्लेक्सुरल मेंबर होते हैं। स्लैब जो होती हैं, बीम्स जो होती हैं, वो होती है फ्लेक्सुरल मेंबर्स। वो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो फैक्ट्री में कास्ट होते हैं, वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम, क्यों ऐसा भेदभाव रखते हैं बीम और कॉलम के साथ, वो भी देखने की बात है। हाँ भाई, सो वी आर ऑन आवर लेक्चर नंबर 47, दैट इज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। फुटिंग हम खत्म कर चुके हैं। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ठीक है। पीएससी का मतलब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ये मामला आरसीसी से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो स्ट्रेस है वो पहले से है, इसमें पहले से स्ट्रेस है। अभी तक की कहानी ये हुआ करती थी कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कोई स्ट्रक्चर है या कोई मेंबर है, ये कोई भी क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, और इसमें एक लाइन यहाँ है जिसको न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, है ना। अगर इसके ऊपर लोड लगाया, अगर इसके ऊपर लोड लगाया तो इसकी वजह से कुछ स्ट्रेसेस यहां जनरेट होंगी, कुछ स्ट्रेसेस यहां जनरेट होंगी, ऐसा मान लेते हैं। प्लस का मतलब मान लेते हैं कि कंप्रेशन है, माइनस का मतलब मान लेते हैं कि टेंशन है, ठीक। एक कैंटिलीवर को छोड़ दें, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर क्रॉस सेक्शन ले तो सिंपली सपोर्टेड में ऊपर कंप्रेशन आता है और नीचे टेंशन आता है, ये कहानी है। लेकिन ये जो कंप्रेशन और टेंशन आया, ये आया इस लोड के लगने की वजह से, ये आया इसके ऊपर जो लोड लगा है इसके कारण आया। ये कहानी थी आरसीसी की। अब क्या हो रहा है, जब हमने ये लोड लगाया, उस लोड लगाने से पहले ही स्ट्रक्चर में स्ट्रेसेस हैं। जो मेंबर तुमने बनाया है, चाहे वो स्लैब का मेंबर हो चाहे वो बीम का मेंबर हो, वो पहले से ही स्ट्रेस्ड हैं, ठीक। तो एक चीज हमको ये पता है कि जब लोड लगा आरसीसी के मेंबर पे, तो लोड लगने की वजह से स्ट्रेस आई और इन स्ट्रेसेस के कारण ये मेंबर फेल करेगा। तो जब हम लोड लगने से पहले स्ट्रेस लगा देंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नुकसान कर जाएगा, क्योंकि पहले से भी स्ट्रेस है, ऊपर से लोड लगाओगे तो स्ट्रेस आएगा। इसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे और मेंबर जो है वो जल्दी फेल कर जाएगा। तो देखने की बात ये है। अब यहां अगर हम इसको कंक्रीट का स्ट्रक्चर, आरसीसी का स्ट्रक्चर कंसीडर करें, तो ये जो कंक्रीट है, कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा बिहेव करता है, लेकिन टेंशन में कंक्रीट के साथ दिक्कत हो जाती है। तो हमको कंक्रीट की हेल्प करने की जरूरत पड़ती है टेंशन में, और कंक्रीट की हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, स्टील लगा देते हैं हम। इस कंक्रीट की हेल्प करने के लिए टेंशन जोन में स्टील लगा देते हैं यहां पे, ताकि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ और बढ़ जाए, या टेंशन लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि हम जिस हिस्से के बारे में सोचते हैं कंक्रीट का, वो हिस्सा ये है, वो हिस्सा ये है, इस लाइन के नीचे वाला जो ये व्हाइट कलर से शेडेड है, ये वीक है, इसको सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर आईएस कोड के हिसाब से फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंक्रीट की लिखी जाए तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है 0.7 रूट एफसी के, ठीक। अगर यहां पे हमारे पास मान लो M25 ग्रेड का कंक्रीट है, अगर यहां पे M25 ग्रेड का कंक्रीट है, तो इसका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है FCR, तो FCR का वैल्यू होगा 0.7 रूट 25, तो ये आता है लगभग 3.5 MPa। मतलब बिना क्रैक हुए ये कंक्रीट यहां कितना स्ट्रेस ले सकता है, 3.5 MPa का स्ट्रेस ले सकता है। और कंप्रेशन में कितना ले सकता है, 25। कंप्रेशन में कितना ले सकता है, 25 ले सकता है। अगर मान लो तुम लिमिट स्टेट के हिसाब से भी जाओ तो भी कंप्रेशन में कितना फोर्स लगा सकते हो, 0.45 टाइम्स ऑफ FCK, तो 0.45 इंटू 25, लगभग 9-10 के आसपास हो गया।
इतना स्ट्रेस लगा सकते हैं। लेकिन वही कंक्रीट टेंशन में कितने पे फेल कर जाएगा? 3.5 पे फेल कर जाएगा। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए लीनियरली इलास्टिक मान लें, कंक्रीट को लीनियरली इलास्टिक मान लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर लोड लगा, लोड लगने की वजह से क्या होगा? लोड लगने की वजह से आएगा मोमेंट, और इस मोमेंट की वजह से क्या होगा? फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेज होंगी। लोड लगने के कारण क्या होगा? फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेज आएंगी या फिर बेंडिंग स्ट्रेसेज आएंगी। इसको फ्लेक्सुरल नहीं लिखता हूं मैं, बेंडिंग लिख देता हूं, क्योंकि बेंडिंग कंप्रेशन भी आएगा, बेंडिंग टेंशन भी आएगा, तो इसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेज आएंगी। बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होगी? इसके लिए तुमने बेंडिंग इक्वेशन पढ़ा होगा बचपन में कभी। बेंडिंग इक्वेशन M/I = F/Y = E/R। तो E/R का तो कोई लेना देना हमारे पास है नहीं यहां। M/I = F/Y, M/I = F/Y। यहां ये जो F है ये क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस है, ये बेंडिंग स्ट्रेस है। तो F का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास M/I × Y, और इसको लिखते हैं M/Z से। क्यों? क्योंकि I/Y इसको लिखते हैं Z। कहने का मतलब इतना मैग्नीट्यूड M/Z के बराबर बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी। वो बेंडिंग स्ट्रेसेस टॉप पे भी होंगी, वो बेंडिंग स्ट्रेसेस बॉटम पे भी होंगी। तो अगर लीनियरली इलास्टिक मटेरियल का स्ट्रेस का वेरिएशन में ड्रॉ करूं तो ये स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ इस तरह से आएगा। ये M/Z, ये M/Z, यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा नेगेटिव। अब कहने का मतलब मेरा यह है कि जब तुमने कोई भी मैग्नीट्यूड का मोमेंट अप्लाई किया या लोड अप्लाई किया तो उसकी वजह से M/Z के बराबर स्ट्रेस आया। यहां अगर इस वाले डायग्राम में देखें, जब हमने कंक्रीट को लीनियरली इलास्टिक कंसीडर किया है, उस वाले केस में मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस बॉटम पे और मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस टॉप पे दोनों पे सेम है। और अभी पिछली वाली स्लाइड में हमने ये देखा था कि जो कंक्रीट 0.45 एफसी के अगर लिमिट स्टेट के हिसाब से देखें और बिना कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी के देखें, तो जिस कंक्रीट में एफसीके के बराबर कंप्रेशन आ सकता है, मतलब M25 की बात करें तो जो कंक्रीट 25 MPa के कंप्रेशन को रोक सकती है, उस पर टेंशन में कितना स्ट्रेस आता है? सिर्फ मतलब इतने को रोक सकती है, 3.5 MPa को रोक सकती है। जो कंक्रीट कंप्रेशन में 25 MPa के स्ट्रेस को ले सकती है, वो कंक्रीट टेंशन में 3.5 MPa के स्ट्रेस पे टूट जाएगी। तो हमको इसका ध्यान रखना है। तो कंप्रेशन जोन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, और हमने देखा भी है कि जब जब हमको जरूरत पड़ी है तब तब हमने कंप्रेशन जोन में भी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवा दिया है। तो यहां जो मेन कंसर्न है वो क्या है? टेंसाइल जोन है या टेंशन जोन है, टेंशन जोन है। और इस तरीके के दो जोन हुआ करते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर्स में। ये मेंबर कैसा है? फ्लेक्सुरल मेंबर है। फ्लेक्सुरल मेंबर का मतलब है या तो बीम या तो स्लैब। फ्लेक्सुरल मेंबर का मतलब है या तो बीम या तो स्लैब। अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम में क्या है? जैसे ये कॉलम है और मान लो मैं इस कॉलम को कंसीडर कर रहा हूं एक्सेली लोडेड, तो एक्सेली लोडेड कॉलम होगा तो कॉलम के सारे फाइबर कंप्रेशन में होंगे, वहां टेंशन आएगा ही नहीं, वहां टेंशन आएगा ही नहीं। तो आगे देखेंगे हम कि क्यों जनरली हम क्या करते हैं, कंप्रेशन मेंबर जब होता है उस कंप्रेशन मेंबर का पीएससी स्ट्रक्चर या पीएससी मेंबर नहीं बनाते हैं। कॉलम की जगह पे कहीं से हम प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर लाके नहीं खड़ा करते हैं, कॉलम साइट पे ही बनता है, कॉलम साइट पे ही कास्ट होता है, चाहे उसके ऊपर रेलगाड़ी चले, चाहे उसके ऊपर बस चले, चाहे उसके ऊपर ट्रक चले। और जो फ्लाईओवर के डेक होते हैं वो फ्लेक्सुरल मेंबर होते हैं, स्लैब जो होती हैं, बीम्स जो होती हैं, वो होती हैं फ्लेक्सुरल मेंबर्स। वो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो फैक्ट्री में कास्ट होते हैं, वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम, क्यों ऐसा भेदभाव रखते हैं बीम और कॉलम के साथ, वो भी देखने की बात है। तो क्यों ऐसा भेदभाव रखा गया है वो देखिए। अब हुआ क्या
हमारे पास एक फ्लेक्सुरल मेंबर है जो कि लीनियरली इलास्टिक है ऐसा मान रहे हैं। वैसे कंक्रीट कभी भी लीनियरली इलास्टिक नहीं है, क्योंकि कंक्रीट ट्रूली होमोजेनियस मटेरियल नहीं है, लेकिन हम सहूलियत के लिए ऐसा मानते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में तो कम से कम मानते हैं, और लिमिट वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी मानते हैं। तो लोड लगने के कारण, लोड लगने की वजह से यहां कंप्रेशन था, यहां टेंशन था, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस का इस तरह से है, ये m/z और ये -m/z। -m/z का मतलब टेंशन, प्लस m/z का मतलब कंप्रेशन। तो ये स्ट्रेसेस का नेचर है। ठीक, ये स्थिति है लोड लगने के बाद, ये स्थिति है लोड लगने के बाद। और अगर लीनियरली इलास्टिक है, अगर मटेरियल लीनियरली इलास्टिक है, तो स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है टॉप और बॉटम पे वो कैसा है, बराबर है। अभी हमने रेनफोर्समेंट वगैरह कुछ लगाया नहीं है, जब हम रेनफोर्समेंट लगा देंगे तब ये बराबर नहीं रहेंगे, तब ये चेंज हो जाएंगे। कैसे कैसे चेंज होगा वो देखने की बात है, कैसे कैसे चेंज होगी देखने की बात है। तब आपको टॉप पे और बॉटम पे जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो बराबर नहीं मिलेगा। टॉप का और बॉटम का जो रिजल्ट फाइनल जो स्ट्रेस है वो आपको बराबर नहीं मिलेगा। मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि इस स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड भी 8 MPa है, इस स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड भी 8 MPa है, एक्सट्रीम स्ट्रेस। क्योंकि जैसे जैसे एक्सट्रीम टेंशन से आप न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जा रहे हो, एक्सट्रीम कंप्रेशन से न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जा रहे हो, तो ये जो वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस है, ये वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस कम होता जा रहा है। ये वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज कहां होंगी, जैसे यहां टेंशन है तो इस फाइबर को बोलते हैं एक्सट्रीम टेंशन फाइबर, एक्सट्रीम टेंशन फाइबर, और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। ठीक है, ये कहानी है। तो और ये मान लेते हैं कि ये जो टेंशन में क्रैकिंग होगी वो 8 MPa के स्ट्रेस पे होगी, और उस पे अगर 8 MPa के स्ट्रेस में कोई कंक्रीट टेंशन में टूट रही है तो ये सीधी बात है कि वो कंप्रेशन में 8 MPa के स्ट्रेस पे नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, FCK है, और टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, 0.7 √FCK है। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस कहां है, कंप्रेशन में, लेकिन कंप्रेशन की क्षमता इतने की है लेने की, तो वो नहीं टूटेगा। तो कंक्रीट टूटेगा टेंशन में कितने स्ट्रेस पे, 8 के स्ट्रेस पे, ऐसा मान लेते हैं। अब क्या हो अगर मैं पहले से इस तरीके का स्ट्रेस प्रोवाइड करवा के रखूं, अगर मैं पहले से इस तरीके का स्ट्रेस प्रोवाइड करवा के रखूं कि जो टेंशन जोन में टेंशन आएगा ये तो लोड लगने के बाद आएगा, अगर मैं प्री स्ट्रेसिंग के जरिए यहां पहले से कंप्रेशन प्रोवाइड करवा दूं, और मान लो 8 का कंप्रेशन प्रोवाइड करवा दिया किसी भी तरीके से, और यहां 8 का टेंशन प्रोवाइड करवा दिया कंप्रेशन जोन में। खैर इसके बारे में तो हमको सोचने की जरूरत वैसे है भी नहीं, लेकिन अगर करवा दिया तो ये फायदे का सौदा है। ठीक है, यहां टेंशन जोन में तुमने कंप्रेशन प्रोवाइड करवा रखा है और कंप्रेशन को लिखा है प्लस से, और ये वाले जोन में कंक्रीट फेल किस में करेगा, माइनस में करेगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस +8, ये लोड लगने से पहले है, प्लस है। तो जब लोड लगेगा तो यहां पे स्ट्रेस कैसी आएगी, माइनस आएगी। यहां पे स्ट्रेस कैसी आएगी, माइनस आएगी। जैसे लोड बढ़ा, कोई भी मैग्नीट्यूड बढ़ा, P1 लोड लगाया, इस P1 की वजह से यहां जो स्ट्रेस आएगा वो -1 आया, तो टोटल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, +8 -1 +7। और लोड बढ़ाया, P2 कर दिया, इस तरह से P3 कर दिया, P4 कर दिया, P8 लोड किया तो मान लो -8 मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस आया, तो यहां टोटल स्ट्रेस क्या रहेगी, +8 -8 = 0। मतलब इतना मैग्नीट्यूड ऑफ लोड लगा दोगे तब भी स्ट्रेस कितना रहेगा, यहां पे 0 स्ट्रेस रहेगा। इसके बाद जब लोड को और बढ़ाओगे तब जाकर के यहां टेंशन आएगा।
तो यहां से लेके P1 से लेके P8 इतना मैग्नीट्यूड ऑफ लोड तो ये वाला सेक्शन ज्यादा ले सकता है, अगर हम पहले से यहां पे कंप्रेशन प्रोवाइड करवा के रखें तो। ठीक, और ऐसा स्थिति यहां है अगर तुमने यहां टेंशन प्रोवाइड करवा रखा है तो, क्योंकि लोड लगने की वजह से इस जोन में कंप्रेशन आता है, प्लस स्ट्रेस आता है, और तुमने पहले से प्रोवाइड करवा रखा है माइनस, तो पहले इस तरह से माइनस जीरो होगा फिर प्लस जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम स्ट्रेसेस प्रोवाइड करवा दें तो हम ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ लोड प्रोवाइड कर सकते हैं, ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ लोड लगा सकते हैं बिना कोई चेंज किए हुए क्रॉस सेक्शन में। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर तुमको सेम अमाउंट ऑफ लोड रोकना है तो उसके लिए छोटा सेक्शन बना सकते हैं, या फिर अगर सेक्शन की डायमेंशंस कांस्टेंट है तो उसके लिए ज्यादा लोड लगाया जा सकता है अगर पहले से कुछ स्ट्रेसेस प्रोवाइड करवा दी जाए तो। ये तो बात है फ्लेक्सुरल मेंबर्स की, ये तो बात है फ्लेक्सुरल मेंबर की। अगर इसकी जगह कंप्रेशन मेंबर होता, मान लो, अगर मान लो इसकी जगह कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर है, एक्सेली लोडेड है, मान लेते हैं कि लोड का सीजी यहां है, तो ये तो पूरे का पूरा थ्रू आउट कंप्रेशन में ही है, ये तो थ्रू आउट कंप्रेशन है। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम ऐसा बनेगा, कोई भी मैग्नीट्यूड रहा होगा लोड के कारण तो यहां पूरे का पूरा कंप्रेशन ही आएगा। तो अगर यहां हमने प्री स्ट्रेसिंग की कोशिश की तो प्री स्ट्रेसिंग की कोशिश करने से कहीं ना कहीं तो कंप्रेशन आता है। अगर तुमने जो रेनफोर्समेंट है वो रेनफोर्समेंट कंसेंट्रिक लगाया हुआ है, अगर रेनफोर्समेंट कंसेंट्रिक है तो थ्रू आउट कंप्रेशन आता है, रेनफोर्समेंट एक्सेंट्रिसिटी पे है तो किसी एक हिस्से में कंप्रेशन आता है, एक हिस्से में टेंशन आता है। तुम कुछ भी कर लीजिए कंप्रेशन आएगा ही, कुछ भी कर लीजिए कंप्रेशन आएगा ही। तो अगर यहां पहले से कंप्रेशन है पूरे में, यहां भी कंप्रेशन है, यहां भी कंप्रेशन है, यहां भी कंप्रेशन है, यहां भी कंप्रेशन है, अगर यहां हमने प्री स्ट्रेसिंग की कोशिश की तो इसमें से कहीं ना कहीं कंप्रेशन आएगा, तो क्या होगा, एडिशनल कंप्रेशन ऐड हो जाएगा, तो कम लोड पे ज्यादा कंप्रेशन शो करेगा। एक तो जो प्री स्ट्रेसिंग की वजह से है वो, और लोड लगने की वजह से है वो, तो यहां प्लस प्लस जुड़ के और ऐड हो जाएंगे, तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसलिए फ्लेक्सुरल मेंबर में काम में लेते हैं प्री स्ट्रेसिंग को, और कंप्रेशन मेंबर में प्री स्ट्रेसिंग काम में नहीं लेते हैं। तो ये कारण है इनके बीच के भेदभाव का। दूसरा, अब हमने कह तो दिया कि हम स्ट्रेस लगा के रखेंगे पहले, ठीक है, ये बात तुमने कह तो दी कि स्ट्रेस को पहले लगा के रखेंगे। अब बात यह है कि स्ट्रेस कैसे प्रोवाइड की जाएंगी। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि हमारे पास ये एक मेंबर है, हमारे पास ये एक मेंबर है, कोई बीम का कोई स्लैब का, बीम मान लेते हैं, ये एक बीम का मेंबर है, ठीक। इस बीम के मेंबर में हमने डाला रेनफोर्समेंट, उस रेनफोर्समेंट को मान लेते हैं कि एक साइड से एंकर कर दिया है, पहले से करके रखा है, और उस रेनफोर्समेंट का इनिशियल लेंथ इतना है, उस रेनफोर्समेंट का इनिशियल लेंथ इतना है। तो अगर कोई रेनफोर्समेंट का इनिशियल लेंथ ये है, इसको तुमने खींचा, इसको खींचा यहां तक ले गए, तो जो स्ट्रेन आई वो स्ट्रेन मान लो डेल्टा स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन की वैल्यू बता रहा हूं डेल एल बाई एल, तो डेल्टा स्ट्रेन आई। तो इस डेल्टा स्ट्रेन की वजह से अगर मान लो स्ट्रेन का वैल्यू डेल्टा है तो स्ट्रेस कितना होगा, हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, डेल्टा इंटू ई, और ये जो स्ट्रेन किस में प्रोवाइड करवाया गया है, स्टील में, तो ई ऑफ स्टील, ये तो स्ट्रेस है। अगर फोर्स की बात करें, अगर स्ट्रेस को फोर्स बनाओगे तो फोर्स का मतलब है स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, तो डेल इंटू ई एस, ये तो स्ट्रेस है,
इंटू एरिया ऑफ स्टील। इतना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एग्जर्ट हो गया अगर हमने इतना अमाउंट ऑफ स्ट्रेन प्रोवाइड करवा दिया तो हम क्या करते हैं, इस वायर को यहां से खींच के ले गए यहां तक। जैसे नए नए मान लो कपड़ा लेके आते हैं और इलास्टिक है उसमें, तो पहले नए नए कपड़ा पहनते हो इलास्टिक खींच के, तो इलास्टिक क्या करता है, वापस अपनी पोजीशन पे जाने की कोशिश करता है। तो वो फोर्स कहां लगाता है, कमर पे लगाता है। जैसे मान लो किसी ने शॉर्ट पहना है तो वो कहां लगाता है, कमर पे स्ट्रेस लगाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की कोशिश करता है। तो जब तुम स्टील को यहां तक खींच के ले गए तो ये स्टील क्या करेगा, ये स्टील वापस अपनी पोजीशन गेन करने की कोशिश करेगा, वापस वहीं जाना चाहेगा जहां से इसको लेके आए हो। और हमने क्या किया है, इसको स्ट्रेच करके यहां बांध दिया है दोनों तरफ। तो अब ये स्टील क्या करेगा, अब इसमें स्ट्रेच तो पूरे में आई है, इस स्टील में स्ट्रेचिंग तो पूरे में आई है। जो स्ट्रेचिंग थी वो स्ट्रेचिंग ऐसे आई, इसमें मान लो वो स्ट्रेचिंग स्टील में ऐसे आई। और जब तुमने एंकर किया इसको, तो एंकर करने के बाद स्टील अपनी वापस पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, स्टील वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करने की कोशिश करेगा। और इस स्टील में कितना फोर्स है, इस स्टील में इतना फोर्स है। लेकिन अगर ये कंक्रीट इस स्टील को नहीं जाने देता है, अगर ये कंक्रीट इस स्टील को जाने से रोकता है, तो स्टील क्या करेगा, अपनी ताकत लगाएगा कंक्रीट के ऊपर। और इस स्टील की ताकत क्या है, ये फोर्स है। तो स्टील अपनी ताकत कंक्रीट के ऊपर लगाएगा और वो कंक्रीट को कंप्रेस करेगा। फिर अगर मान लो कंक्रीट इसको नहीं रोकता कि चला जा भाई, तो इस स्टील को कंक्रीट के ऊपर अपनी एनर्जी, अपनी ताकत वेस्ट करने की जरूरत थी ही नहीं। तो ना कोई फोर्स लगता कंक्रीट के ऊपर, ना कोई स्ट्रेस का ट्रांसफर होता। तो अगर कंक्रीट रोकता है तो ये स्टील क्या करेगा, ये स्टील फोर्स लगाएगा इस कंक्रीट के ऊपर। स्टील किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस कंक्रीट के ऊपर। और इसका स्ट्रेस कितना आएगा फिर, P बाय ए। एक इसका कंक्रीट का, क्योंकि ये स्ट्रेस, ये जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स था, जो P का वैल्यू था, ये P था तो स्टील में, लेकिन ये ट्रांसफर किस पे हुआ है, कंक्रीट पे ट्रांसफर हुआ है। इसलिए एक इसका आएगा कंक्रीट का, इसलिए एक इसका आएगा कंक्रीट का। गॉट इट? तो एक ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। इस तरह से ये एक तरीका है, इसके अलावा दूसरा तरीका और है। एक तरीका है ये कि किस तरह से हम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और इस वायर को जैसे मान लो सेंटर में रखा है हमने, बिल्कुल सेंटर में रखा, बिल्कुल न्यूट्रल एक्सिस की जो लोकेशन है उस न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन पे रखा। इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर कुछ एक्सेंट्रिसिटी हुई तो एक्सेंट्रिसिटी की वजह से एडिशनल मोमेंट जनरेट होगा, उसकी वजह से कहीं कंप्रेशन कहीं टेंशन जनरेट होगा। अगर कंसेंट्रिक है तो थ्रू आउट क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। ये पूरे कंक्रीट को जो है थ्रू आउट कंप्रेस करेगा, इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस तरह से एक्सर्ट करेगा। और इसलिए फिर क्या आएंगी, प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस आएगी किसमें, कंक्रीट में। तो प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस इक्वल टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है।